हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 10 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकीय। देखिए, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है। अगर इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग की बात करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, एक परिपथ दे रखा है, जिस परिपथ में एक जो है कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, ठीक, मतलब एक चालक तार लगा हुआ है, ठीक, ऐसा तार जो क्या करेगा, आवेश को अपने अंदर से प्रवाहित होने देगा, उसको हम बोलते हैं चालक तार। तो मैं ये सारी चीजें वापस से बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक। देखिए, तो एक सर्किट है, इस सर्किट में ये सेल लगा हुआ है, ये की लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, ठीक, मतलब बटन लगा हुआ है, और ये कनेक्टिंग वायर है ना। ये क्या अपने पास पूरा का पूरा कनेक्टिंग वायर है। इसी कनेक्टिंग वायर को यहाँ थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा दिया मैंने, बड़ा करके दिखा दिया। अब इस कनेक्टिंग वायर में, इस कंडक्टिंग वायर में, इस चालक तार में ये छोटे छोटे जो है ना, जो ई लिखा हुआ है और उसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी चार्जेस है, आवेश है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। स्विच ऑन कैसे होगी, तो जब यहाँ पे एक पॉइंट लगा होगा, बिंदी लगी होगी, तो इसका मतलब है कि ये स्विच कैसा है, ऑन है, मतलब सर्किट कैसी है, क्लोज है, मतलब जो परिपथ है वो कैसा है, बंद परिपथ है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक। ये सारे जो वर्ड्स अभी आपको सुनाई दे रहे हैं, ये काफी भारी भारी लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि आप जो इसके बारे में पहली बार शायद सुन रहे होंगे। तो देखिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, काफी लोग जो है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ना, पर मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा कि चार्जेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में, चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, है ना। बाकी जो इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन होगी वो क्लास 12th के अंदर आपको मिलेगी, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको जरूर दूंगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे, जब स्विच ऑन करते हैं, जब हम यहाँ पे सर्किट का क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक जो सेल लगी रहेगी, वो सेल क्या करेगी, यहाँ पे एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ होता है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ हायर पोटेंशियल और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, ठीक। ये अपने पास उच्च विभव होता है और ये निम्न विभव होता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा बाद में। ये क्या होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस चालक तार के सिरों पर क्या होगा, चालक तार के सिरों पर विभव आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ये जो वर्ड्स है मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, इनको बताऊंगा, है ना, क्या होता है। अभी शुरुआत कर रहा हूँ उसकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और क्या चीज, नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब है क्या चीज, कि इस चालक तार के सिरों पर, इस चालक तार के सिरों पर क्या होगा, या इस चालक तार के सिरों के बीच क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगा। ये जो मैं यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, चालक तार के अंदर। और जिसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगेगा, फोर्स, बल लगने लगेगा, और जिस बल की वजह से ये क्या होगा, खींचने लग जाएगा। तो पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको आकर्षित करेगा ना, क्या कर रहा होगा, इसको आकर्षित कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फ्लो कर रहा है, क्या प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे आवेश प्रवाहित होने लग गया। तो एक सेकेंड में इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, है ना, करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 नाम लिया था, है ना, कौन कौन सा नाम लिया यहाँ पे, तो पहला नाम लिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, चार्जेस होंगे, आवेश। तो एक नाम लिया किसका, आवेश का। और कैसे आवेश होंगे, तो मुक्त आवेश होंगे। क्या होते हैं मुक्त आवेश, मैं बताऊंगा। तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मुक्त आवेश। अब क्या करेंगे, उस चालक तार के जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस, यानी जो चालक तार है, उस चालक तार के सिरों के बीच हम क्या करेंगे, विभवांतर उत्पन्न करेंगे, ठीक। कैसे उत्पन्न करेंगे, बैटरी लगा करके, सेल लगा करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभवांतर उत्पन्न करेंगे, विभवांतर, ठीक। तो एक तो हमने टेक्निकल टर्म यूज किया, क्या चीज, आवेश, एक यूज किया क्या चीज, विभवांतर, और जो तीसरा यूज किया है वो क्या यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और एक और टर्म हमने यूज किया कि जब विद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक, तो क्या लगने लगा था, यहाँ पे चार्जेस पर फोर्स लगने लगा था, जिस फोर्स का नाम होगा, जिस बल का नाम होगा क्या चीज,
विद्युत बल या फिर क्या चीज, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे 4 टेक्निकल नाम ले रहा हूँ, आवेश, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत बल। बिना आप इसको पढ़े इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक, कि मैं ये अभी मैंने बोला क्या चीज, कि जब हम क्या करेंगे, एक सर्किट को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, कैसे, स्विच को ऑन करके। ठीक, तो क्या होगा, चालक तार के सिरों पर एक विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर क्रिएट हो जाएगा, है ना, उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो चार्जेस है, जो आवेश है, वो क्या होने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, है ना, ड्रिफ्ट होने लग जाएगा। और जब ये खींचेगा तो ये चलने लग गया, और चलने लग गया तो हम बोलेंगे क्या चीज, कि करंट बन गई। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये जो टेक्निकल टर्म्स है वो आने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आइए समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, जो ये पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना हुआ है, तो वो मिलके बना हुआ है एनर्जी से। जो ये पूरा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है एनर्जी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनर्जी के पास से। हम चार्जेस से भी नहीं स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनर्जी से, कि जो पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है, एनर्जी से, ऊर्जा से मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा यूनिवर्स। ठीक, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एनर्जी से मिलके बना हुआ है। और एनर्जी किसके किसके पास होती है, तो अगर हम एनर्जी का क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर इसका वर्गीकरण करेंगे, तो एनर्जी 2 चीजों के पास होती है। ठीक, किसके किसके पास, मैटर के पास। ठीक, एक तो एनर्जी होती है किसके पास, मैटर के पास। मैटर मतलब क्या चीज, पदार्थ के पास। ठीक, मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, मैं सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं जाता, मतलब मैं सीधे इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं जाता, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में या फिर जो है स्कूल में। तो जो पूरा होल यूनिवर्स है ना, वो किससे मिलके बना है, वो मिलके बना है किससे, एनर्जी से। ठीक, और एनर्जी किसके किसके पास है, एक तो मैटर के पास है, और एक किसके पास होता है, रेडिएशन के पास होता है। ठीक, रेडिएशन, रेडिएशन यानी हिंदी में इसको कहते हैं क्या चीज, विकिरण। ठीक, विकिरण। एक तो अपने पास मैटर के पास एनर्जी होती है और एक रेडिएशन के पास एनर्जी होती है। ये कैसे पता चलेगा, तो एनर्जी किसके पास रहती है भाई, जो काम करने की क्षमता रखता है, जो कार्य करने की क्षमता रखता है, हम कहेंगे कि उसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो क्या मैटर के पास काम करने की क्षमता होती है क्या, यस, मैटर के पास काम करने की क्षमता होती है। क्या रेडिएशन के पास कार्य करने की क्षमता होती है क्या, तो इसके पास भी कार्य करने की क्षमता होती है। अच्छा, रेडिएशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक, बहुत ज्यादा, पर फिर भी रेडिएशन का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। क्या चीज, रेडिएशन क्या भैया, एनर्जी जो प्रोपोगेट होती है सन से, कहाँ पे, जो सूर्य से एनर्जी आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, ठीक, वो किसके फॉर्म में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है ना। जो यहाँ पे किसके फॉर्म में रहेगा, हीट या फिर क्या जो है, लाइट के फॉर्म में रहेगा। ठीक, हीट या लाइट के फॉर्म में रहता है। तो जो हीट और लाइट है, मतलब जो उष्मा और प्रकाश है, वो क्या है, एक रेडिएशन है। और जो रेडियो वेव्स होती है वो भी क्या अपने पास रेडिएशन होती है। ठीक, तो इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ना है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आप जो है हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, क्लास 12th के अंदर। देखिए, अब जो मैटर है अपने पास, अगर इसकी बात करें, देखो इसके पास क्या होता है, इसका अपना कोई शेप साइज वगैरह नहीं होता है। ठीक, इसका अपने पास कोई शेप साइज वगैरह नहीं होता है, कोई मास वगैरह इसका नहीं होता है। पर मैटर का क्या होता है, मैटर के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। ठीक, तो मैटर के पास 2 गुण होगा, जिसमें से एक गुण का नाम है, एक गुण का नाम है मास। ठीक, पहली बात तो कोई पूछेगा कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज दुनिया में, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपना खुद का कुछ द्रव्यमान हो, खुद का कुछ मास हो, और अगर हम उसको किसी जगह पे रखें, किसी स्थान पे रखें, तो वो क्या करेगा, कुछ स्थान घेरेगा। ठीक, जब मैं इस मार्कर को इस जगह पे रखता हूँ, तो ये क्या करेगा, इतने स्थान को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है। ठीक है, अब ये जब यहाँ रखा जाएगा तो इसके पास कुछ अपना द्रव्यमान होगा, कुछ मास होगा, और ये कुछ जगह घेरेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ।
तो हम भी क्या है, पदार्थ है, हम भी क्या करते हैं, हमारे पास भी मास होता है और हम भी क्या करते हैं, किसी जगह पे जब रहते हैं तो उस जगह को घेरते हैं, है ना। यानी इसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा और इसके पास क्या होगा, आयतन होगा। अगर किसी के पास आयतन है इसका मतलब वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा। इसके पास स्थान घेरने की कोई ऐसी क्षमता नहीं होती है, पर ये क्या करेगा, ये जो है वर्क कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक, चलो तो इसलिए हम बोलेंगे इसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक, जैसे मोबाइल में क्या होता है, रिंग बजती है। मोबाइल में रिंग बजती है किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, है ना। चलिए देखिए, तो अब मैटर पे आते हैं, पदार्थ क्या है। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु, ठीक, जिसके पास क्या है, कुछ द्रव्यमान हो और वो क्या करे, कुछ स्पेस कवर करे, कुछ जगह घेरे, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब देखो, एक तो पदार्थ के पास प्रॉपर्टी होती है मास वाली, और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका हम नाम अभी रखेंगे, अभी बोलेंगे। यहाँ पे क्या चीज, अब हमने देखा या साइंटिस्ट ने देखा क्या चीज, कि अगर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास द्रव्यमान है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक दूसरी वस्तु है जिसके पास भी क्या है, वही सेम गुण है। मतलब एक पदार्थ है जिसके पास एक गुण है, एक पदार्थ है जिसके पास क्या है, एक गुण है, एक दूसरा पदार्थ है उसके पास भी सिमिलर गुण है, और इन दोनों पदार्थों के गुणों की वजह से इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे एक अपने पास पदार्थ ये है ए, और एक पदार्थ क्या है, बी है। ये आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन चैप्टर में। एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है, और दोनों प्रॉपर्टी को हमने देखा, दोनों गुणों को हमने देखा तो वो एक जैसा था। ठीक, साइंटिस्ट ने देखा तो एक जैसा था, और हमने ये पाया या साइंटिस्ट ने ये पाया कि इन दोनों के बीच में क्या लगता है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। किसकी वजह से, इसी गुण की वजह से जो इसमें था और जो इसमें था। दोनों पदार्थों में जो गुण था, इन्हीं गुणों की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में क्या लगा, आकर्षण बल लगा, आकर्षण बल। तो यहाँ पे कौन सा बल लग रहा था, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है अपनी तरफ, और ये वाला ऑब्जेक्ट खींच रहा है अपनी तरफ इसको, है ना। तो यहाँ आकर्षण बल लगा, किसकी वजह से लगा, किसी एक गुण की वजह से लगा। और हमने देखा कि हमेशा ये जो बल है वो कैसा होता है, आकर्षण, मतलब आकर्षित ही कर रहा होता है एक दूसरे को ना। नेचर में कैसा होगा, तो ये जो है अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, एक दूसरे को लगातार क्या कर रहा होगा, आकर्षित। तो इस गुण का नाम क्या रख दिया गया, मास। कि अगर किसी दो पदार्थ के पास एक प्रॉपर्टी रहेगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखेंगे, मास। यानी मास अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है, एक ऑब्जेक्ट के पास, और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी क्या है, मास है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो जो मास है वो क्या है, पदार्थ का एक गुण है, यह पदार्थ का एक गुण है। द्रव्यमान पदार्थ का एक क्या है, द्रव्यमान। इसको मास को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम जो है चार्जेस के बारे में पढ़ सके। द्रव्यमान पदार्थ का, द्रव्यमान पदार्थ का एक गुण है, एक गुण है जिसकी वजह से यह किसी दूसरे पदार्थ को, जिसकी वजह से यह किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर केवल आकर्षित करता है, किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर केवल आकर्षित करता है। ठीक, तो अपने पास जो द्रव्यमान है वो क्या है, किसी पदार्थ का गुण। इस गुण की वजह से क्या होगा, वो किसी दूसरे पदार्थ को जिसके पास वही गुण रहेगा उसको अपनी ओर क्या करेगा, केवल आकर्षित करेगा। यहाँ कोई प्रतिकर्षण का मामला नहीं होता है, केवल और केवल क्या कर रहा होता है, वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। ठीक, और इसी गुण का नाम क्या रख दिया गया, मास रख दिया गया। ठीक है, द्रव्यमान रख दिया गया। यानी ये क्या है, मास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक, मास एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब उसके अंदर निहित है, किसी पदार्थ के अंदर ही ये रहता है। जो किसने बनाया, नेचर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है, जो भी। ठीक, हम फिजिक्स में भगवान को क्या बोलेंगे, नेचर। तो पदार्थ के पास ये जो गुण आया है वो किसने दिया है, नेचर ने दिया है। इस गुण की वजह से वो क्या करेगा, किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि
पदार्थों के पास एक और गुण होता है जिसकी वजह से वो किसी अन्य पदार्थ को कभी आकर्षित करते हैं और कभी प्रतिकर्षित करते हैं, और इस गुण का नाम इन्होंने क्या रखा? चार्ज, आवेश। जैसे द्रव्यमान पदार्थ का एक गुण था, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, है ना। जैसे मास एक पदार्थ का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, अंतर्निहित रहता है, किसी पदार्थ के अंदर रहता है। उसी तरीके से आवेश भी क्या है? एक पदार्थ का गुण होता है जिसकी वजह से वो क्या करेगा? किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, देखो तो आवेश क्या है? जिसको क्या बोलेंगे? चार्ज। चार्ज, आवेश। तो ये भी क्या है? यह पदार्थ का मास की तरह ही ये पदार्थ का क्या है? यह पदार्थ का एक गुण होता है, एक गुण होता है जिसकी वजह से, किसकी वजह से? इस गुण की वजह से। कोई पदार्थ इस गुण की वजह से क्या करेगा? किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। यह पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी वजह से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करता है। ठीक, तो आवेश क्या है? यह पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी वजह से एक पदार्थ दूसरी पदार्थ को अपनी ओर क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। मतलब जो पहला पदार्थ है, पहले पदार्थ के अंदर जो गुण है वही गुण किसके अंदर होना चाहिए? दूसरे पदार्थ के अंदर भी होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कब कब आकर्षित करेगा और कब प्रतिकर्षित करेगा। देखिए, तो मास कहाँ पे पढ़ा था आपने? ये वाला जो बल था, ये वाला जो आकर्षण बल लगने वाला था किसी दो पदार्थ के बीच में, ठीक, इस आकर्षण बल का हमने नाम क्या रखा था? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये क्लास 9 में आपने पढ़ा है ना। अब ये जो बल यहाँ पे लगेगा इसको हम बोलते हैं विद्युत बल। ये जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा चार्जेस की वजह से, ठीक, किसी पदार्थ के एक विशेष गुण के कारण, जिस गुण का नाम क्या रखा गया है? चार्ज रखा गया है, आवेश रखा गया है। इस बल का नाम हम क्या रखेंगे? इस बल का नाम रखेंगे विद्युत बल। जैसे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे यहाँ पे क्या आएगा? विद्युत बल। ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा तो किसी फोर्स से करेगा, किसी बल से करेगा, जिस बल का नाम हम क्या रखेंगे? विद्युत बल। क्लियर है? चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं किसको? चार्ज को। तो यहां से स्टार्ट हुआ क्या? जैसे अपना चार्ज। ठीक, वापस से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, जिसका मैंने आपको डेफिनेशन पहले से ही बताया। वापस यहाँ पे लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया है। देखिएगा कि पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से एक पदार्थ अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। ठीक, यानी पदार्थ का एक गुण है क्या चीज? आवेश। आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसकी वजह से वो क्या करेगा? जिसकी वजह से पदार्थ एक दूसरे पदार्थ को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो आइए इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। चार्जेस के चार्जेस से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सिंबल क्या है? सबसे पहले चार्ज का जो सिंबल बनाया गया है, या तो वो स्मॉल क्यू यूज किया जाएगा। ठीक, चार्जेस का जो सिंबल होगा या तो वो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, चार्ज जो है स्मॉल क्यू से, या फिर जो है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, स्मॉल क्यू और क्या चीज? कैपिटल क्यू। दोनों में से किसी से भी करेंगे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक, कहीं कहीं पे आपको स्मॉल क्यू दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको कैपिटल क्यू दिखेगा। अच्छा, अगर ये एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जिसको मापा गया है, और मापा गया है जिसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि है। पढ़ा होगा आपने क्लास 9 में कि वो क्वांटिटीज या वो प्रॉपर्टीज, वो गुण, किसी पदार्थ के वो गुण जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिनको हम माप सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। यानी जो अपने पास चार्ज है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जैसे हमने मास जब मेजर किया तो मास को किस में मेजर किया था? उसका कुछ यूनिट था, उसका कुछ मात्रक था।
उसका जो मात्रक था, मास का जो मात्रक था, जो द्रव्यमान का मात्रक था, वो क्या था? किलोग्राम। उसी तरीके से चार्ज को जब मेजर किया गया, मापा गया, ठीक, तो उसका यूनिट क्या बनाया गया? तो उसका जो एसआई यूनिट है चार्ज का, एसआई यूनिट जो चार्ज का है वो होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम ये। और इसका जो सिंबल बनाया गया इंग्लिश में, है ना, वो क्या बनाया गया? कैपिटल सी। ठीक, कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। जब हम पूरा लिखेंगे, जब हम पूरा यहाँ पे यूज कर रहे होंगे कूलाम की जगह पे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कूलाम, COULOMB। ठीक, अगर हम लिख रहे होंगे तो ये कूलाम जब लिख रहे होंगे तो इसको हम कैसा लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, और जब साइंटिस्ट का नाम एक यूनिट की जगह पे आता है तो उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और जब एक सिंबल बनाएंगे, अगर हम कूलाम पूरा ना लिख करके हम सिंबल बनाना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो हम कैपिटल सी यूज करेंगे। तो याद रखना कि जो एसआई यूनिट है किसका? चार्ज का, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। तो या तो ये यूज करो, ठीक है, या तो ये यूज करो, या तो ये यूज करो, या फिर ये यूज करो, जो आपको ठीक लगे वो यूज करो। ठीक है, तो सिंबल हो गया, एसआई यूनिट हो गया। और ये पूछा जाएगा कि जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है? आवेश है जो कैसी क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, आगे इसका यूज भी है ना। तो जो चार्जेस होते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है? जो आवेश होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? किसी पदार्थ का कैसा गुण होता है? ठीक, तो ये एक जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो ये जो है पहला स्टार, दूसरा स्टार और तीसरे स्टार में क्या लिखेंगे? यह एक, यानी आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके पास कोई दिशा विशा नहीं होती है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होता। याद रखना कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। सदिश राशि, अदिश राशि जानते होंगे आई होप, कि ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास क्या होता है? दिशा होती है, मतलब परिमाण तो होता ही होता है, साथ ही साथ दिशा भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? और सदिश राशि। उसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जब आप क्लास 11 में जाएंगे तब, कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक, और अदिश राशियां कौन सी होती है? तो जिसके पास केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, केवल और केवल उसमें जो है परिमाण रहता है। ठीक, वैल्यू रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट रहता है, संख्यात्मक मान और मात्रक रहता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो जो आवेश है उसमें केवल क्या होगा? एक तो परिमाण होगा, मतलब एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, संख्यात्मक मान, और एक उसका मात्रक होगा। दोनों को मिला के क्या बनता है? परिमाण बनता है। ठीक, देखिएगा, तो आवेश एक कैसी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक, इतनी चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्जेस मतलब आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो आवेश अपने पास दो प्रकार के होते हैं, सबको पता होगा बहुत पहले से, है ना, क्लास 6 में, 7 में, 8 में बता दिया जाता है इसको। तो आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या होगा? पहला धन आवेश। ठीक, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, इंग्लिश में लिखो तो क्या चीज? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होगा? ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश का मतलब निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक, तो एक अपने पास धनावेश और एक अपने पास ऋण आवेश। धनावेश के लिए हम कैसे यूज करेंगे? ऐसे, प्लस का क्यू। अगर हमने स्मॉल लेटर से यूज किया इसको, चार्ज के सिंबल को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्लस का क्यू, है ना। और यहाँ पे ऋण आवेश को कैसे लिखेंगे? तो माइनस का क्यू। ठीक, माइनस क्यू और क्या चीज? प्लस क्यू। अब धनावेश और ऋणावेश की खोज किसने करी थी या नाम किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, और जिन्होंने क्या करा? चार्जेस का नाम रखा था धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश रखने का नाम रखने के पीछे का रीजन क्या था? कि जब एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को एक साथ लाते थे, मतलब ये जो दो पदार्थ है, इन दो पदार्थों के पास एक गुण है, मतलब इस पदार्थ के पास गुण है, इस पदार्थ के पास भी गुण है। जब दोनों को एक साथ लाके चिपका देते थे, है ना,
एक साथ क्या करते थे, टच करा देते थे, तो ये वाला गुण गायब हो जाता था, ये प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाती थी, गायब हो जाती थी। तो ये चीज कहाँ पे देखने को मिला, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैथमेटिक्स में जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है, +2 और -2 आता है, तो दोनों मिलकर के कितना बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ भी यही हो रहा था कि प्रॉपर्टी गायब हो जा रही थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पॉजिटिव, और एक का नाम क्या रख दिया गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या चीज, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है कब किसी बॉडी पर आता है। ठीक, हाँ, तो यही समझते हैं किस तरीके से एक बॉडी को चार्ज करें, एक बॉडी को आवेशित किस तरीके से करें, उसको समझते हैं। तो अगर एक बॉडी को आवेशित करना है, मान लो अपने पास एक बॉडी है, ठीक, उस बॉडी का एक एटम ले लें, उस एक एटम को हम क्या करना चाहते हैं, आवेशित करना चाहते हैं। ठीक, एक एटम मतलब एक परमाणु। कोई सा भी जो वस्तु होता है, कोई सा भी एक पदार्थ होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन छोटे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं क्या चीज, परमाणु। ये सारी चीजें आपने क्लास 9 में पढ़ी है ना। तो जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, किसमें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु है वो मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये अपने पास क्या, एक पूरा एटम है, एक पूरा परमाणु है ना, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ये पूरा का पूरा एक परमाणु है। ठीक, और इस परमाणु का ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। ठीक, परमाणु का ये नाभिक है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, इस नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के नाभिक, ये नाभिक है, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। किसमें चक्कर लगाएगा, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर लगा रहा होगा। ठीक, एक वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। ठीक, आप इसको क्लास 9th के अंदर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के अंदर। आप क्लास 12th में अगेन फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे इसको, और क्लास 11th में भी इसको पढ़ रहे होंगे। तो ये आप जो है 11th में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ, किस जगह पे किस जगह पे चक्कर लगाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होती है ना, यानी कि ऑर्बिट होता है, कक्षा होती है, या शेल बोलते हैं इसको, 3 नाम है इसका, ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, या एनर्जी लेवल बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, उस एनर्जी लेवल में, उस ऑर्बिट में या उस शेल में क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक, चलो, तो ये अपने पास एटम की इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे जो एटम होता है, उस एटम के अंदर नेचर ने जितना प्रोटॉन भरा है, प्रोटॉन कहाँ पे, नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो नेचर ने एक एटम में जितना प्रोटॉन भरा हुआ है, उतना ही क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, ठीक, कैसे लिख दे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर क्या कोई चार्ज होता है, तो नो, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम का होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻19 गुलाम। ठीक, ये होगा, और कैसा होगा, माइनस का। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो माइनस का 1.6 × 10⁻19 गुलाम होता है। वैसे ही एक प्रोटॉन पर अगर कोई पूछे कि कितना चार्ज होता है, तो इसको बताना है कितना, कि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻19 गुलाम। यानी दोनों पर जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, ठीक, वो दोनों क्या रहेगा, बराबर। पर हाँ, एक जगह माइनस रहेगा और एक जगह कैसा रहेगा, प्लस। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। क्या सिमिलर होता है, यस, दोनों पर बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर भी होता है, पर साइन क्या रहता है, अलग रहता है, याद रखिएगा। और ये फंडामेंटल चार्ज होता है।
एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो फंडामेंटल चार्ज होता है, ठीक, मूल आवेश होता है। इससे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। ये सबसे छोटा चार्ज है जो किसी पार्टिकल पर हो सकता है। सबसे छोटा चार्ज अगर किसी पार्टिकल पर, किसी पदार्थ पर हो सकता है तो वो हो सकता है किसके बराबर? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके बराबर। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा चार्ज है भैया? फंडामेंटल, ठीक, फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश है। इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं होता है, क्वार्क्स होता है, एंटी क्वार्क्स होता है ना, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, ठीक। तो हम हमें अपने सिलेबस के अंदर रहना है और इसकी ही बात करनी है, ठीक। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज होता है, निगेटिव का होता है, माइनस का होता है। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ ही होता है कूलाम पर, कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, याद रखिएगा। अब शुरू में बोला मैंने क्या कि अगर अपने पास एक एटम है तो इस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इसमें 10 प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। एक एटम में 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ओवरऑल देखें पूरे एटम में जो नेट चार्ज है वो कितना होता है? क्यू नेट जो होगा वो कितना होगा? तो जो क्यू नेट है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 प्रोटॉन अगर ये पॉजिटिव का है, 10 प्रोटॉन है तो इस पर जो चार्ज आएगा, 10 प्रोटॉन पर जो चार्ज आएगा वो मिला के कितना होगा? पॉजिटिव का 10p प्लस कैचेस, यहाँ पे नेगेटिव का कैचेस 10p, ठीक, प्लस नेगेटिव का 10p। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, क्योंकि दोनों पर बराबर चार्ज है और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। और एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो एटम कैसा हो जाएगा? उदासीन। जो परमाणु है कैसा हो जाएगा? उदासीन। तो याद रखिएगा कि जो परमाणु होते हैं वो लास्ट में कैसे रहते हैं? उदासीन। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो कैसा रहता है? उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, यानी उस पर नेट चार्ज नहीं होता है। क्या चार्ज नहीं होता है? गलत। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या किसी एटम में चार्ज होता है कि नहीं होता है, तो हम बोलेंगे यस, एटम में चार्ज होता है, पर एटम में जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। तो कौन 0 है भैया? यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, कुल आवेश 0 है। कुल आवेश बराबर कितना? 0। जो नेट चार्ज है, कुल आवेश है, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। क्या चार्ज 0 है? नहीं, चार्ज है, नेट चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। अब हम चाहते हैं कि ये एटम क्या हो जाए, ये जो एटम है, ये जो परमाणु है वो क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसकी न्यूट्रलिटी को, मतलब इसकी उदासीनता को क्या कर देंगे? डिस्टर्ब। अगर हम चाहते हैं हाउ टू चार्ज अ बॉडी, एक बॉडी को कैसे चार्ज करें, आवेशित करें, तो अगर हम इस बॉडी को यानी इस एटम को चार्ज करना चाहते हैं तो हम इसकी न्यूट्रलिटी को क्या करेंगे? डिस्टर्ब। कैसे भैया? इसकी परमाणु की कैसे इसको हम चार्ज करेंगे? तो परमाणु की उदासीनता, ठीक, उदासीनता को डिस्टर्ब करके, कैसे करके? DISTURB, ठीक। क्या करेंगे भैया? परमाणु की उदासीनता को डिस्टर्ब करके हम क्या कर सकते हैं? इस परमाणु को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करें? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच लें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मतलब किसी तरीके से, वो तरीका कौन सा होगा बात की बात है। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि इसको कैसे चार्ज किया जाए। तो हम इसकी उदासीनता को अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये एटम क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब 10 पहले इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज 0 आ रहा था, उदासीन था ये परमाणु। पर मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो पहले 10 प्रोटॉन थे, अभी कितने रहेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है। तो जो नेट चार्ज आएगा, जो क्यू नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 से 9 गया, कितना बचेगा? एक जो है प्रोटॉन बचेगा, है ना। ये 10 पॉजिटिव का, ये 9 नेगेटिव का, 10 में से 9 गया, कितना बचा? एक प्रोटॉन, और वो भी कैसा? पॉजिटिव का। तो ये जो पूरा का पूरा एटम होगा, ये जो पूरा का पूरा एटम होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब धन आवेशित हो जाएगा। ये जो परमाणु है वो कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे कि ये जो परमाणु है वो क्या हो गया? आयनाइज हो गया, ठीक, आयनित हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्या किया हमने? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया था। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन की। एक की जगह पे हम 2 भी निकाल सकते थे, है ना। 2 निकालते तो यहाँ पे क्या आता? प्लस का 2 आ जाता, है कि नहीं। चलो अब सुनो, अभी तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इलेक्ट्रॉन को निकाला यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो जो परमाणु है वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या कर दे? एक्स्ट्रा कर दे, मतलब 10 पहले था, मान के चलो 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था शुरू में, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके इसको दे दिया, कोई सा तरीका हमने यूज किया और इसको एक इलेक्ट्रॉन लाके क्या कर दिया? दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? लैक हो रहा था, कमी हो रही थी। अभी क्या हो गया? इसमें जो अधिकता हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, पर हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 11 हो गए तो 10 में ये प्लस था और ये कैसा? माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव में रहेगा। तो 10 का ये पॉजिटिव का 10 और ये नेगेटिव का 11। अगर इसको हम देखें तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ 1 ही आएगा। तो जो एटम है वो एटम कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, पहली बार में क्या हुआ था? जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, और जब हमने इसको दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो क्या हो गया? ये कैसा हो गया? जो एटम है, जो परमाणु है, वो कैसा चार्ज हो गया? इस पर कैसा चार्ज आ गया? तो नेगेटिव चार्ज आ गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मैं इसको जो है नोट डाउन कर देता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए देखिए, हाउ टू चार्ज अ बॉडी में जो मैंने यहाँ पे बताया उसको नोट डाउन कर दिया। एक परमाणु की उदासीनता को डिस्टर्ब करके परमाणु को आवेशित कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आप एक एटम लें और उस एटम की न्यूट्रलिटी को क्या करें? डिस्टर्ब कर दें, उदासीनता को डिस्टर्ब कर दें, तो क्या हो जाएगा? वो एटम, वो परमाणु आवेशित हो जाएगा ना। वो परमाणु कैसा हो जाएगा? आवेशित। अब पहला, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। बताया मैंने कि एक एटम है तो उस एटम के अंदर क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। मतलब जो एटम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, फिगर बना के दिखाया मैंने। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चक्कर लगाएगा? तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। जिसे किसे कक्षा को, जिस वृत्तीय कक्षा में वो चक्कर लगाता है, जिसे कोश कहते हैं। मतलब जिस वृत्तीय कक्षा में वो चक्कर लगाता है, उस वृत्तीय कक्षा को या तो हम कोश बोलेंगे, सेल बोलेंगे, या तो हम एनर्जी लेवल बोलेंगे यानी ऊर्जा स्तर बोलेंगे, या उसी को जो है सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं, वृत्तीय कक्षा बोलते हैं, या केवल कक्षा कहते हैं। याद रखिएगा। यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, कैसे हम इसकी उदासीनता को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो क्या करें? यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, या तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो या तो इलेक्ट्रॉन दे दो। प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो है वो न्यूक्लियस में है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन रहेगा वो नहीं निकल सकता वहां से, ठीक। वहां पे कौन सी फोर्स लग रही होती है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन बाहर नहीं आता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं आराम से, पर कौन से इलेक्ट्रॉन को? जो आउटर मोस्ट शेल में रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कैसा हो जाएगा? धनावेशित। एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? निकाल लिया, तो एक ऋण को खींच लिया है, ऋण खींच लिया तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एटम को एक इलेक्ट्रॉन अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई मतलब ये जो परमाणु है वो कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा? धनावेशित। और जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा? ऋणावेशित। यानी अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो ये कैसा? धनावेशित। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं तो क्या चीज? ये ऋणावेशित हो जाएगा। ये वाली बात यहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो क्या चीज? ऋणावेशित होता है। आइए और इसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। मतलब इसका जो चार्ज है वो कितना होता है, वो हालांकि मैंने बताया, उसको मैं लिख के दे देता हूँ। और मास कितना होता है, ठीक, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट EPNN। मतलब इसका है कि
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम बना लिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इन्फॉर्मेशन लिखूंगा कि यहाँ पे लिखा है आवेश, द्रव्यमान और खोजकर्ता, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, और क्या चीज न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। देखिए तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। बस यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रहेगा। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज उतना ही होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस यहाँ पे प्लस लग जाता है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होगा एक प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, यहाँ पे कोई सा चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, कोई सा चार्ज नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखना। द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक, याद रखिएगा। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक, 10⁻27। कहीं 24 दिया रहेगा तो देखना वहां पे किलोग्राम में ना देकर के किसमें दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है, एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। मतलब कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है, पर थोड़ा सा इसका मास क्या होता है, ज्यादा। यानी MP और MN में कौन ज्यादा होता है, अगर कोई पूछ दे तो याद रखना कि MN क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यानी मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा क्या रहता है, ज्यादा। 1.67 तक सेम रहता है। 1.67 के बाद 2 और डिजिट अगर जाएंगे तो चौथे वाले डिजिट से क्या होता है, वैल्यू चेंज होने लगती है, ठीक है। देखिएगा तो याद रखिएगा कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो हल्का सा ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाले कौन थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड नहीं बोलना है, किसने किया है, गोल्डस्टीन ने किया हुआ है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, चैडविक ने किया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इसके खोजकर्ता कौन है, कौन है, तो इसका तरीका होता है ईट, पग और क्या चीज, नाचे, ठीक, ईट, पग, नाचे। इसका मतलब क्या है, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई से क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। याद रखिए इसको ना, ईट, पग, नाचे, ये याद करना। अगर ये याद हो जाएगा तो इसके खोजकर्ता याद हो जाएंगे आपको आसानी से। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब होता है क्या चीज, थॉमसन। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब होता है टॉमसन या थॉमसन, जो भी बोल रहे हो, ठीक है, जे टॉमसन या जे थॉमसन। अब प से क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, ठीक, और ग से क्या चीज, गोल्डस्टीन। प से प्रोटॉन और ग से क्या चीज, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने, इसलिए यहाँ पे प ग लिखा हुआ है ना, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। और न से क्या होता है, न्यूट्रॉन, सॉरी, न से क्या होता है, न्यूट्रॉन। और च लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या चीज, चैडविक। जेम्स चैडविक नाम था इनका, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाचे। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक, नाम याद करने के लिए। याद कर लो, ईट, पग, नाचे, ईट, पग, नाचे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, पग, नाचे, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब देखिए इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, जो आवेश होते हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के जब पास आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव एक साथ आता है, अगर पॉजिटिव एक साथ आया तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, हम पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये रिपेल करेगा। इसको मैं पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, हल्का सा भी छोटा तो ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, ये रिपेल, ठीक। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पास लाता हूँ, ऐसे पास लाता हूँ, तो ये क्या करेगा,
एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को पास लाना चाहता हूँ, मतलब ऋण आवेश को पास लाना चाहता हूँ, तब भी क्या होगा, इसको मैं पास लाऊंगा, ये क्या करेगा, रिपेल कर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को लेके आएंगे पास में, तब भी वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और नेगेटिव नेगेटिव को लेके आएंगे तब भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और पॉजिटिव और नेगेटिव को जब पास लाएंगे, यानी जब धन आवेश और ऋण आवेश को पास में लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना, मुझे बल्कि इनको पकड़ के रखना पड़ेगा, ताकि ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक न जाए। ठीक, तो याद रहेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या होगा, ये मैं पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये रिपेल करके दूर जाना चाहेंगे। और अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को पास लाने की कोशिश करता हूँ, तब भी क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर भागना चाहेंगे। जबकि मैं पॉजिटिव नेगेटिव को जब पास लेके आता हूँ तो क्या होगा वहां पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है, याद रखना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव आया एक साथ, तब भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लड़के लड़के भाई झगड़ा करते हैं, है ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, पसंद नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे। नेगेटिव नेगेटिव मतलब लड़के लड़कियां भी क्या करेंगी, सेम चीज, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगी, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, झगड़ा लड़ाई हो रहा होगा। पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मतलब एक लड़का एक लड़की, तो उनके बीच में झगड़ा कम होता है, प्रेम मोहब्बत, है ना, होने लग जाता है, नियर अबाउट। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पे अभी से समझिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। याद रखिएगा, इसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया, क्या चीज नोट करके, कि समान चिन्ह के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे आवेश जिनका साइन क्या है, सेम, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव तब भी क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में।